हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम अभी तक क्या कर रहे हैं, सेपरेशन की टेक्निक्स कर रहे हैं। अभी तक हम कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक कर चुके हैं, एक हल्का सा रिकॉल देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो टेक्निक हमने की थी वो कौन सी थी, इवेपोरेशन की, या जिसको हम क्या बोल रहे थे, वेपराइजेशन भी बोल रहे थे। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, नमक को पानी से, डाई को वाटर से, मतलब इंक उनकी डाई से रिमूव किया था बेसिकली। ठीक है, सेकंड प्रोसेस हमने किया था क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हमने ब्लड के बारे में बात किया था, मिल्क के बारे में बात किया था, वॉशिंग मशीन के बारे में बात किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सी फोर्स की बात की गई थी, सेंट्रीफ्यूगल, नाम से पता लग रहा है, देखो आधी स्पेलिंग तो उसी में ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगेशन में, राइट। तीसरा हमने क्या बात किया था, सब्लिमेशन की प्रोसेस में, जिसमें एग्जाम्पल किसका लिया था, NH4Cl का लिया था, प्लस सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले लिया, और इसमें क्या किया हमने, दूसरा आयोडीन I2, एंड साथ में क्या लिया था, उसमें सैंड लिया था, राइट। सब ये वाली प्रोसेस हमने कर ली थी। ओके, आज हम बात करेंगे, हमने ये बात की कि जो डाई है वो एक्चुअल में क्या सिंगल कलर की बनी हुई है। यही क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था कि जो डाई है आपके पास वो एक्चुअल में क्या सिंगल कलर की बनी हुई है। उससे मैंने एग्जांपल आपको एक चीज़ सोचने के लिए कहा था या करने के लिए कहा था कि आप क्या करो, फाउंटेन पेन या स्केच पेन लो, उसमें कागज़ पे एक निशान मारो पेपर पे और उसको पानी में भिगाओ। ठीक है, तब देखो कि वो जो ट्रैवल करता है पानी, ठीक है, पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा ना, कागज़ में, पेपर में करेगा, तो वो धीरे धीरे डिफरेंट कलर्स आपको पैटर्न देते जाएगा। एक बार ट्राई करना आप इसमें, ठीक है। जो टिश्यू पेपर होता है खासकर उसमें अच्छे से दिखेगा आपको। देखो, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, नाम से पता लग रहा है, क्रोमा क्या होता है, कलर। ठीक है, क्रोमा कलर के बेसिस पे सेपरेशन करना। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जो हमने डाई की बात की थी ना, तो डाई में भी डाई भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ट्रैवल थ्रू स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट स्पीड कॉजिंग देम टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं ना, आप आगे बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, तो उसमें दो तरह की फेजेस होती हैं, एक होती है मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज होती है। मोबाइल फेज मतलब जो कंटिन्यूसली मूविंग में होगी, स्टेशनरी फेज जो रुकी हुई होगी। मोबाइल फेज क्या होगा, वाटर होगा या कोई पिगमेंट होगा, और स्टेशनरी फेज कलर्स होते हैं, राइट। समझ में आई ना इतनी। चलो देखो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। बोलोगे सर ये क्या एक्चुअल में हो रहा है, कि आप बस बोल रहे हो तो इसलिए हमने मान लिया, नहीं। अगर आप टिश्यू पेपर में भी करके देखोगे ना, तो ये आपको ईजिली होगा। ठीक है, ऐसा एक टिश्यू पेपर बना दो, काट दो एक पतली सी लेयर, उसमें एक डॉट मारो, उसमें आप डिफरेंट लेयर्स देख लोगे। ठीक है, तो मतलब जितनी लेयर आपको दिख रही हैं यहाँ पर, जितनी लेयर आपको दिख रही हैं, उतने इसमें क्या है, कंपोनेंट्स है। जैसे येलो वाला एक कंपोनेंट हो गया, ये रेड वाला दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये वाला तीसरा कंपोनेंट हो गया, ये वाला चौथा कंपोनेंट हो गया, ये वाला पांचवा हो गया। ठीक है, ये तो था ही। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये मोबाइल फेज़ है, और ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे स्टेशनरी फेजेस होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये स्टेशनरी फेज़ है। ठीक है, या एक लेवल के बाद ऊपर नहीं जाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये प्रोसेस भी थोड़ा ढंग से देखो। ठीक है, ये एक्चुअल में लैब में किया गया प्रोसीजर है। ठीक है, बस 16x में स्पीड में बहुत तेज़ी से आपको दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको डिफरेंट कलर, देखो यहाँ पर देखो, ये ऑरेंज आपको दिख गया, राइट। फिर ऑरेंज के बाद यहाँ पर रेडिश कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर तो ब्लैक तो है ही, ब्लैक के अलावा यहाँ पर आपको हल्का हल्का देखो ब्लू भी दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर आपको दिखेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें एप्लीकेशन आ गई। अब देखो इसमें एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन में हमारे पास आई क्या, टू सेपरेट व्हाट, कलर्स इन अ डाई। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देख लिया, डाई से कलर सेपरेट करना। नेक्स्ट, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, आगे हम चेक करते हैं उसमें पिगमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड टेस्ट होता है ना, एंटीजन टेस्ट होता है, उसमें भी ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, डिफरेंट, क्योंकि वो अलग अलग ड्रग जो होगा अलग अलग लेवल तक जा पाएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा ड्रग हो सकता है। तो ये देखो पिगमेंट्स से,
ठीक है, तो पिगमेंट्स देखो यहाँ पर आपके पास देखो कौन कौन से पिगमेंट आ रहे हैं। ठीक है, इतने होते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सा पिगमेंट दिख गया, एंथोसाइनिन। फिर यहाँ पर देखो क्या दिख गया, क्लोरोफिल बी। यहाँ पर क्या दिख गया, क्लोरोफिल ए। यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स, जैंथोफिल्स, अगेन कैरोटिनॉइड्स, फिर सॉल्वेंट फ्रंट जो यहाँ से ऊपर गया होगा। ठीक है, तो डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर में आप इजीली देख सकते हो। देखो क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर होता है ना, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप साथ साथ में नोट करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ब्लड सैंपल में देखो, ब्लड सैंपल में जो ब्लड ग्रुप ए प्लस है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो डिफरेंट। यहाँ पर आपको हल्का सा ब्लू कलर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको देखो रेड कलर पूरा दिख रहा है, और यहाँ पर भी कुछ हल्का सा दिख रहा है, और यहाँ पर देखो एंटीजन ए में ब्लू कलर आपको अच्छा खासा दिख रहा है। तो ब्लू के साथ यहाँ पर आपको डार्कनेस कहाँ दिख रही है। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको कलर दिख रहा है, तो इसको भी अलग अलग तरीके से रीड किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो आपका ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, ये जो ए प्लस वाला ब्लड ग्रुप है, जो ए वाला है, इसमें एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनेंगी, बी के अगेंस्ट बनेंगी। तो यहाँ पर एंटी बी है, बी के अगेंस्ट क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं, एंटीजन्स बाहर से आते हैं। समझ में आई बात। तो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनेगी, बी। और बी के अंदर जो बी ब्लड ग्रुप वाला है, ये ब्लड ग्रुप है, हाँ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और जो बी वाला ब्लड ग्रुप है उसके अंदर किसके ए के अगेंस्ट क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप एक दूसरे को कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। सब बायो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा हल्का सा टच करते हुए निकलता हूँ क्योंकि इसमें एक पार्ट है। ओके, हाउ कैन वी सेपरेट, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई सेपरेट कैसे करें ऐसे मिक्सचर को जो मिसिबल हैं। सर क्या बोल रहे हो, इमिसिबल को तो करना आसान है, इमिसिबल को करना आसान होता है, लेकिन जो मिसिबल कंपोनेंट्स होते हैं, मिसिबल कंपोनेंट मतलब जैसे आपने अल्कोहल और वाटर मिक्स कर दिया, पेट्रोल और ऑयल मिक्स कर दिया, ऐसे कंपोनेंट को करना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन की टेक्निक को समझते हैं पहले, होता क्या है। ठीक है, डिस्टिलेशन में आप क्या करते हो, हीटिंग करते हो, और प्रोसेस वेपराइजेशन का होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड होगा, ठीक है, उसको सेपरेट कर देते हैं, उसको वेपराइज कर देंगे, वेपराइज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऑब्वियसली बात है। अल्कोहल और वाटर की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, या पेट्रोल और वाटर की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 50-60 के आसपास होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 के आसपास होगा, ऐसे कुछ। और वाटर का तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने सिर्फ टेम्परेचर रेंज बना के रखी कि 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाने का नहीं है हमको टेम्परेचर, या 85 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाने का ही नहीं है कि अल्कोहल तो उड़ जाए लेकिन पानी वैसे का वैसे ही रहे। तो डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ही ये होता है कि जो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, उनमें से आपको पहले पहचानना होता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आप धीरे 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 करके क्या करते हो, अपना टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो उस हिसाब से बॉइलिंग होती है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं सर क्या ये 100% फिजिबल प्रोसेस है? नहीं, तभी तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करना पड़ता है। ठीक है, रिपीटिशन में करना पड़ता है, एक बार में प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, चलो तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस में पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, जो ये आपको इतना बड़ा सा ये फ्लास्क आपको दिखता है ना ऐसे, ठीक है, पहले मैं इन फ्लास्क के आपको नाम बताता हूँ। ये जो फ्लास्क आपको ऐसे दिखता है, ठीक है, फिर होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, RB फ्लास्क। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, RB का मतलब क्या हुआ, राउंड बॉटम। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कंडेंसर है। ये जो आपको दिख रहा है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर का काम क्या होता है, देखो कंडेंसर में 2 पाइप लगते हैं। ठीक है,
2 पाइप लगते हैं, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाएगा इस पाइप के थ्रू, ठीक है, इस कंडेंसर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाएगा। ठंडा पानी अंदर जाने का मेन मतलब क्या है, यहाँ से राउंड बॉटम फ्लास्क के जो भी वेपर निकलेंगे इस पाइप के थ्रू यहाँ गए, तो ये जो ठंडा पानी होगा इसको कंडेंस कर देगा, और कंडेंस करेगा तो लिक्विड यहाँ आ जाएगा। तो ठंडा पानी यहाँ से गया, अब वहीं पर रहेगा तो पानी भी गर्म हो जाएगा एक टाइम बाद, तो कंटिन्यूसली वो रनिंग मोशन में रहता है, एकदम चिल्ड वाटर उस पाइप में चल जाता रहता है, जिससे क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, गैस ठंडी होकर दूसरी साइड आ जाती है, ठीक है। ये थर्मोमीटर क्या होता है भाई, अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू चेक द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को डिटेक्ट या चेक करने के लिए ये थर्मोमीटर लगाया जाता है कि भाई टेम्परेचर इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दो नॉट एक्यूरेट, ह्यूमन एरर्स बहुत होते हैं ऐसे प्रोसेस में, इसलिए 2-3 बार करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। सिंपल डिस्टिलेशन में इट इज़ अ प्रोसेस, आप देखो, इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम विच 2 लिक्विड्स with different boiling point, different boiling temperature can be split up। 2 लिक्विड हैं जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विड ए आपने लिया, लिक्विड ए लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट BP1 हुआ, लिक्विड बी लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट BP2 हुआ। अब क्या बोलेंगे, ठीक है, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले उड़ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में उड़ेगा या उधर ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लिक्विड विच हैज़ अ लीस्ट 50 डिग्री डिफरेंस। कितना डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए सिंपल डिस्टिलेशन के लिए, एटलीस्ट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे कहीं कहीं किसी बुक में 30 डिग्री भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए दोनों लिक्विड्स के बीच में, ठीक है। जैसे पेट्रोल और पानी है तो अच्छा खासा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। वाटर डिस्टिलेशन इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, जो वाटर के साथ करते हैं, ठीक है। तो वाटर डिस्टिलेशन हो गया। देखो यहाँ पर इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से दो, यहाँ से गर्म हो रहा है पानी, इस वाले पार्ट से लिक्विड गर्म हो रहा है, ये गया इससे थ्रू, यहाँ पर कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, और ये यहाँ से बाहर, और यहाँ से देखो लिक्विड गिरे जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक तरह का मेथड है, यहाँ पर देखो इवेपोरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है, हीट सोर्स है, और यहाँ से क्या हो रहा है, लिक्विड यहाँ जा रहा है। अब इसमें कंटिन्यूसली पानी यहाँ से आ रहा है, इधर जा रहा है, ये बाहर, लेकिन यहाँ पर देखो ये वेपराइज हो रहा है, देखो यहाँ पर आपको ईजिली उसके वेपर्स दिख रहे हैं, और वो वेपर्स यहाँ से नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना प्रोसेस, ये है सिंपल डिस्टिलेशन, ओके। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस बिलो 30 डिग्री सेल्सियस हुआ तब क्या करेंगे सर। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपको स्पेशली लिक्विड मिक्स, गलती से अगर आपसे लिक्विड मिक्स हुआ तो 30 डिग्री या 50 डिग्री के डिफरेंस पे ही होगा, नहीं, कुछ भी लिक्विड मिक्स हो सकता है, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी बात है, आपने पेट्रोल बनाना है तो उसमें डीजल भी है, केरोसिन भी है, तो जो CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैसेज हैं वो भी हैं, फिर पेट्रोलियम अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हैं, ठीक है। तो अब उससे कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी जो टेक्निक होती है, या आप देखते हो ना डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस में होता है, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी साफ, उतनी महंगी अल्कोहल, सेम वैसे ही होता है, ठीक है। समझ में आई बात। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू 2 पार्ट्स। ये तो हमें पता है सर, ये तो हमें पता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन सेपरेट द मिक्सचर विच हैज़ बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। हाँ सर, आपने अभी बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तब यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा। फिर कहाँ यूज़ होता है, क्रूड रिफाइनिंग। अब ये सर क्रूड क्या है, तो क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं। क्रूड मतलब एकदम कच्चा, ठीक है, कच्चा तेल। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिस प्रोसेस हैज़ बीन डन मैनी टाइम, जिसमें मैंने आपको बताया प्योर कंपोनेंट को निकालने के लिए इस प्रोसेस को हमें बहुत बार करना पड़ता है, 4, 5, 6, 7, जितने बार करोगे उतना अच्छा, ठीक है, एक्यूरेसी आएगी, अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ना डिस्टिल्ड है ये है आपके पास डायग्राम। देखो यहाँ पर आपके पास ये देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, जैसे मान लो ये मिक्सचर है ना, ये वाला मिक्सचर है, आपने इसको वेपराइज किया तो
तो दोनों, क्योंकि आपने टेम्परेचर चाहे कितना भी कंट्रोल कर लो, उड़ेंगे तो दोनों एक साथ ही, उड़ेंगे तो दोनों एक साथ ही। तो ये जो ग्रेवल है, ठीक है, ये जो सैंड है या ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कुछ भी है, ठीक है, इसके जो बॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब ये गैस उड़ेगी ना तो वो क्या होगा, जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, ये जो बॉल्स हैं ऐसे बॉल्स या कुछ भी, ये क्या करेंगे, इन गैसेस के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से गैस ए जा रही है, यहाँ से गैस मान लो बी जा रही है, ठीक है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है ए का वो ज़्यादा है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बी का वो कम है, तो बी तो प्रेशर के साथ गई और निकल गई बाहर, लेकिन ए यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, फिर उसके बाद क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल यहाँ से वापस लिक्विड में आ गए, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट नीचे पे था ना ज़्यादा, ऊपर पहुँचते 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 ठंडी हो गई गैस, फिर नीचे आ गई, तो इससे एक्यूरेसी बढ़ गई। ऐसा हो सकता है कि ए भी निकल जाए, फिर दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तभी तो 2-3 बार करते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ ए नीचे आ जाएंगे इसकी वजह से, सिर्फ इतने से करने की वजह से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम। यही डिफरेंस होता है डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या लगा रहता है, फ्रैक्शनल कॉलम लगा रहता है, ठीक है, उसमें बीड्स होते हैं, आप स्टोन्स बोल दो, पेबल्स बोल दो, या जनरली कैल्शियम ऑक्साइड की गोलियां रहती हैं, ठीक है, अगर ये बेसिक है तो, ठीक है, तो अलग अलग सरफेस प्रोवाइडर होते हैं जो कि इसके साथ रिएक्ट तो नहीं करते, लेकिन उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा देते हैं अच्छा खासा, ताकि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो वेपराइज होके, सॉरी कंडेंस होके नीचे आ जाए। ओके ना, यहाँ तक समझ में आया ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल कॉलम होगा एक्स्ट्रा, बाकी सब चीज़ें सेम है, वाटर कंडेंसेशन सेम है, हॉट, यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, बाहर पानी बाहर जा रहा है कंटिन्यूसली और ये कंडेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो आपने क्रूड ऑयल डाला, प्रोसेस आपको दिख रही होगी, क्रूड ऑयल यहाँ से पड़ रहा है, फिर यहाँ से गर्म हो रहा है, ये फर्नेस से, तो फर्नेस से यानी भट्टी है, आग लगा रही है, ठीक है, तो भट्टी क्या करेगी, यहाँ से सुपर हीटेड क्रूड ऑयल आया, अब बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, क्योंकि सुपर हीटेड क्रूड ऑयल है तो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होगा, उबल रहा होगा, तो सबसे पहले लुब्रिकेशन वाले आएंगे, सबसे पहले क्या है, लुब्रिकेशन वाले, ठीक है, लुब्रिकेशन वाले एलिमेंट्स अलग हो गए, लुब्रिकेशन वाले एलिमेंट्स अलग हो गए, राइट। अब लुब्रिकेशन के बाद जो फ्यूल ऑयल है, यहाँ पर देखो फ्यूल वाला, ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरे लेवल का ऑयल, फिर यहाँ केरोसिन ऑयल, फिर गैसोलीन जो पेट्रोल होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर इसके बाद देखो H2S, जो यहाँ पर आपके पास क्या हो गई, फ्यूल गैस, LPG, CNG, ये सारी गैसेस निकली। ये क्या है, देखो इसका तो आप बोलोगे इस वाले कंपार्टमेंट में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होगा, और इस नीचे वाले कंपाउंड में जहाँ पर सिर्फ लुब्रिकेशन ऑयल निकल रहे हैं, ठीक है, ये लुब्रिकेंट वाले ऑयल है, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है, जो मशीन्स में पड़ते हैं जनरली लुब्रिकेशंस के लिए, तो वो यहाँ है, यानी यहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। और ये भट्टी कोई आम भट्टी नहीं होती, उसमें 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा लिख दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसीलिए वो बहुत ऊपर तक गया, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए वो नीचे ही बैठा रहा, इसीलिए वो लुब्रिकेशन, आपने देखा होगा बाइक्स के इंजन्स में तेल पड़ता है लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, वो भी इनमें से निकल सकता है, समझ में आई ना बात, पक्का, क्योंकि वो इतना हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, ये कौन सी है, अगेन फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट, वाटर आ रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर आ रहा है, ये रिफ्लक्स वैल्यू, ठीक है, ये पैक्ड रिफ्लक्स कॉलम है, हो यहाँ पर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही रहा है। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वही प्रोसेस है, बस ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रूड ऑयल है, फर्नेस के भट्टी से गुजरा, ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकला, बिटुमेन, ठीक है, जो कोल तार, ठीक है, जो रोड पे है वो डालते हुए जाता है, ठीक है, बिटुमेन। लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल में मैंने आपको बता दिया वो गाड़ियों में पड़ता है लुब्रिकेशंस के लिए, या किसी भी और लुब्रिकेशंस के लिए पड़ सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूल ऑयल, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डीजल जो मैंने आपको बता दिया, पैराफिन, नेफ्था, गैसोलीन
जो पेट्रोल हो गया मेन, तो ये एलपीजी, ठीक है। गैसोलीन जनरली पेट्रोल को बोला जाता है, ठीक है। नेफ्था, डीजल, नेफ्थलीन, पैराफिन, ये सब गैसेस हैं, ठीक है। डीजल आपको पता ही है, फ्यूल ऑयल, ठीक है, और लुब्रिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट किया जाता है आपको देने के लिए, ओके। इसीलिए तो जो आपका गैस है, ठीक है, गैस ही महंगा है, इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस सब फ्रैक्शनल, पैसा जो आता है, ये पैसा इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से होता है, महंगी प्रोसेस है इस वजह से, ओके। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, लास्ट और फाइनल आज का। सर डिस्टिलेशन हमने बोला, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर में गैसेस आती हैं वो कैसे आती हैं? ठीक है, आपके पास आपको ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस भरनी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि एयर में तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनको कैसे भरेंगे? तो इसके लिए भी अलग से टेक्निक होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले टेक्निक देखो, सबसे नीचे देखो क्या है, ये फिल्टर है। फिल्टर से तो डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, हमने वहाँ से एयर डाली, गैस नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर गैस नहीं, एयर डाली, ठीक है। और उस एयर को क्या किया, उस एयर को हमने कंप्रेस कंप्रेस कंप्रेस, कंटिन्यूसली कंप्रेस हो रही है गैस, ठीक है। आगे देखेंगे एनिमेशन में भी। अब गैस कंप्रेस हुई तो गैस हो गई गर्म, गैस क्या हो गई, गर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, हॉट एयर का फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू एयर कंप्रेशन, राइट। अब यहाँ पर जो गैस होगी, यहाँ से क्या किया आपने, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर डाल दिया, और यहाँ से कोल्ड वाटर बाहर, फ्रीजिंग कोल्ड मतलब बहुत ठंडा पानी। तो अब यहाँ पर जो भी और वाटर वेपर्स ये सब होंगे वो तो यहाँ पर ही ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पर जनरली क्या निकल जाएगा, H2O अगर है इसमें तो निकल गई, ठीक, कंडेंस हो गया। अब यहाँ से कंप्रेस्ड, कोल्ड कंप्रेस्ड गैस गई। अब कोल्ड कंप्रेस्ड गैस में अब यहाँ पर रोल आ जाएगा अगेन बॉइलिंग पॉइंट का, कोल्ड ठंडी है। तो सबसे पहले सेपरेटर में आउट क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको किस फॉर्म में, ड्राई आइस की फॉर्म में, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ड्राई आइस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भी अगेन जो लिक्विड एयर आई ना, आपको पता है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन O2, O2 को अगर आपको बनाना हो, लिक्विफाई करना हो, तो आपको क्या चाहिए होती है पता है, लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन को आपको लिक्विफाई करना हो ना, तो आपको लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होती है। आप क्या करोगे, ठीक है, O2 है, ठीक है, O2 को आपने एक पाइप में डाला, और इस पाइप को पूरी तरह से सराउंड कर दिया, किससे, लिक्विड नाइट्रोजन से, थोड़े लंबे पाइप तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लिक्विड नाइट्रोजन है, तो लिक्विड नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, लिक्विड ऑक्सीजन का कलर कैसा होगा, लिक्विड ऑक्सीजन का कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है भाई, ब्लू कलर की होती है लिक्विड ऑक्सीजन। अगर आपने कभी देखा हो तो ब्लू कलर की ऑक्सीजन होती है लिक्विड, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, वेरी रिस्की टू फॉर्म, ठीक है, बनाना, क्योंकि अगर गलती से भी वो आग के आसपास ही भटक गई तो ब्लास्ट होना तय है, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है वो। नाइट्रोजन ठीक ठाक गैस होती है, अच्छी खासी, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ, ठीक है। बस कभी हाथ मत डुबो देना, हाथ जम जाएगा, इतना ठंडा होता है वो, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन और आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो बहुत कम होता है, तो इसलिए वो उड़ गई, और यहाँ से आर्गन, यहाँ से ऑक्सीजन आपने कलेक्ट कर दी। तो ये इसके अलावा भी अगर इसको और डिटेल में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके पास जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जो इम्प्योरिटी रिमूवर होते हैं वो भी होते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से नहीं निकल पाई वो अलग अलग केमिकल के थ्रू निकल जाएं, ठीक है, वो अलग टेक्निक होती है। चलो, यहाँ पर ये जो प्रोसेस आप अगर आपको दिख रही है, तो यहाँ से एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखो गैस आई, ठीक है, गैस आई, कौन सी, एयर। यहाँ से क्या हो रही है भाई, देखो कॉम्प्रेस हो रही है, एयर इन कॉम्प्रेस हो रही है, ठीक है। अब देखो ये कॉम्प्रेशन हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कंप्रेशन के बाद, एयर अंडर प्रेशर, और यहाँ से हॉट एयर गई, देखो, ठीक है, ये इसके साथ मेरे साथ ही फॉलो कर रहा है, हॉट एयर गया। अब यहाँ से आपने क्या किया, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर आपने डाल दिया, कोल्ड वाटर डाला, और यहाँ से पानी को बाहर निकाला। लेकिन इससे क्या हुआ, ये हॉट एयर क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है, ये हॉट एयर ठंडी हो गई। जो भी निकालनी होगी आपको, वेपर निकालने होंगे वो निकल जाएंगे, और बची क्या, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से गई, और किस फॉर्म में निकल गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस की फॉर्म में निकल गई, ठीक है, सेपरेटर था ना यहाँ पे, इस वजह से। अब जो लिक्विड एयर है वो एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाने वाले जेट के थ्रू गया, जिससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में नाइट्रोजन बाहर निकल गई और आर्गन भी बाहर निकल गई साथ में।
आर्गन भी आउट, क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट में ये दोनों गैस होती हैं। और बची क्या यहाँ पर आपके पास बच गई लिक्विड ऑक्सीजन O2। सिंपल प्रोसेस है ना, इसको दिमाग में फीड कर लो। क्या करेंगे, गैस है, गैस को पास लाएंगे, गैस को पास लाए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे, गैस को कंप्रेस किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वो जल्दी ठंडा होगा। पहले वाटर वेपर ठंडे हो गए, फिर उसके बाद CO2 ठंडी हो गई, फिर उसके बाद नाइट्रोजन तो ठंडी होनी से रही, तो उसको फ्रैक्शन कॉलम से ही अलग कर दिया, तो बची लिक्विड ऑक्सीजन, उसको आपने लिक्विफाई कर दिया। सिंपल। बोलो भाई प्रोसेस क्लियर हुई। सेपरेशन ऑफ एयर या सेपरेशन ऑफ गैस फ्रॉम एयर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में डाल देंगे, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का लास्ट होगा, आखिरी लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, चलो बाय बाय।